वेदांत स्टार्ट करो। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास हम लोग स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। मैं एक बार रिवाइज कराऊं, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि इसके कितने टुकड़े हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम होता क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, वो आपको पढ़ा दिया था। देन हमने कुछ रिएक्शंस के टाइप्स आपको दिखाए थे, एक होता है इरिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, वो बता दिया था। देन मैंने आपको स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। इसमें मैंने ये आपको बता दिया था लास्ट, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तब हम कहेंगे कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। केमिकल रिएक्शन कौन सी ले लेते हैं, एक ये केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, C+D। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ए और बी को मिलाओगे तो सी और डी बनता है, सी और डी को अगर आप बाहर से लेके आते हो तो उन्हें मिलाओगे तो ए और बी बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है। इसके बाद ये बंद बर्तन में कराई गई है। बंद बर्तन में कराना बहुत जरूरी है क्योंकि गैसेस अगर इस केस में हुई तो गैसेस तो हो जाएंगी, या इवेपोरेशन हो जाएगा, लिक्विड भी हुआ तो इवेपोरेशन हो जाएगा, तो रिएक्शन रिवर्स आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था, हाँ बस इतना ही बताया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब ग्राफ बताते हैं इसके, ठीक है, ध्यान से सुनो। कुछ कुछ ग्राफ है इसके, ये ले लेते हैं हम टाइम और ये ले लेते हैं हम रेट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट से मतलब क्या समझते हो, रेट मतलब होता है बेटा स्पीड, है ना, स्पीड का ही एक सिनोनियम आप यूज कर लो, रेट। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे ए मानो, यहाँ बहुत सारे बी मानो। जब बहुत सारे ए और बहुत सारे बी होंगे रिएक्टेंट में, बहुत सारे ए और बहुत सारे बी, तो वो आपस में रिएक्शन करेंगे और सी और डी बना देंगे। ए और बी फिर से रिएक्शन करेंगे, सी और डी बना देंगे, फिर से रिएक्शन करेंगे, सी और डी बना देंगे। जितने ज्यादा ए और बी होंगे उतने जल्दी जल्दी सी और डी बनेगा, मतलब स्पीड ज्यादा रहेगी फॉरवर्ड रिएक्शन की। समय के साथ ए और बी जो यहाँ पे थे, है ना, ए और बी जो समय के साथ यहाँ थे वो कम हो रहे हैं क्योंकि कुछ सी और डी बन गए, तो थोड़े बहुत रह गए, तो थोड़ी बहुत टक्कर हो रही है, तो थोड़ा बहुत सी और डी बन रहा है। समय के साथ इसकी स्पीड घट जाती थी, याद करो। और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि पहले सी और डी थे ही नहीं, फिर धीरे धीरे सी और डी बनना चालू हुए, सी और डी बहुत सारे हो गए, अब सी और डी भी रिएक्शन कर रहे हैं और ए और बी बना रहे हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये डी है ये सी है, जब ये कोलिजन करेंगे तो ए और बी बन जाएंगे। तो ये सी डी है, कोलिजन कर करके ए और बी बना रहे हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही थी, फॉरवर्ड की घट रही थी, और ये दोनों की सेम आ गई, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। ऐसा मैंने लास्ट क्लास आपको याद दिलाया, मतलब समझाने के लिए बता दिया था। इसके बाद अब आ जाओ यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का ग्राफ है, कोई एक बच्चा, आदित्य भाटी, आपका माइक चल रहा है बेटा, आदित्य भाटी? यस सर, पर अभी थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइज है। ठीक है, तो तुम छोड़ो। कोई और बच्चा जिसका माइक बहुत अच्छा चल रहा है और बैकग्राउंड में नॉइज ना हो, मेरे से बात करेगा ताकि बाकी बच्चों को क्लियर हो। ओके कुणाल, ठीक है, कुणाल माइक ऑन करो। यस सर। बेटा ये बताओ, शुरुआत में जब समय एकदम जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो यहाँ पे, तो कौन सी रिएक्शन तेजी से होनी चालू होगी, फॉरवर्ड वाली या बैकवर्ड वाली? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वाली, बिल्कुल सही। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में बेटा, यहाँ पे फॉरवर्ड की स्पीड यहाँ से चालू होगी और समय के साथ गिरेगी 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 और कांस्टेंट हो जाएगी। और समय के साथ कौन सी स्पीड बढ़ेगी, तो समय के साथ बैकवर्ड। बढ़ेगी फॉरवर्ड वाली, हाँ सॉरी बैकवर्ड वाली, बढ़ेगी 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 और ये इस प्रकार से कांस्टेंट होगी। तो यहां मैं लिख रहा हूं फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां मैं लिख रहा हूं बैकवर्ड रिएक्शन, और जहां पे मीट कर रही है ये टाइम है बच्चों, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। आराम से इस ग्राफ को समझिए, मैं फिर से बताता हूं। समय के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, बैकवर्ड की भी बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। ये मान लो वही 25 मीटर पर सेकंड, ये मान लो 50 मीटर पर सेकंड, ये मान लो 0 मीटर पर सेकंड। थोड़ा याद आ जाएगा, रेफरेंस लास्ट क्लास हमने ऐसे ही दिया था आपको। 0 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ रही है, ये 50 से घट रही है, और दोनों की 25 पे आगे कांस्टेंट होगी। ये ग्राफ है। रेज योर हैंड कि आपको ये ग्राफ समझ आया। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो, नहीं तो मैं अगले ग्राफ पे चलता हूँ। रेज योर हैंड। सर एक बार फिर से बता देना। सभी बच्चे एक बार फिर से बता देते हैं। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड समय के साथ बेटा घटेगी क्योंकि ये समय के साथ कम होंगे।
ये समय के साथ बढ़ेंगे। मैंने सारी लाइनें लिखी थी, मैं फिर से लिख देता हूं कि विद टाइम कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिक्रीजेस। तो अगर ए और बी की कंसेंट्रेशन कम हो रही है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी स्पीड से शुरुआत में रहा होगा फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो देखो धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसी कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी ये इंक्रीजेस, समय के साथ ये सी एंड डी बढ़ेगा। और अगर सी और डी समय के साथ बढ़ेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। देखो बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब दोनों एक समय पे एक लाइन पे आ जाएंगे कांस्टेंट, और इस टाइम पे आप कहोगे कि आपकी रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। इस टाइम पर ये होगा आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी हो सकता है। हर रिएक्शन के अलग अलग होगा। प्लीज रेज योर हैंड जितने बच्चों ने समझ लिया। अभी काफी बच्चों का रेज हैंड नहीं आया है। जब तक सबका नहीं आ जाता हम आगे बढ़ते नहीं है, रूल आपको पता ही है। तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए, नहीं आता तो माइक ऑन करिए, पूछिए, वरना मैं सेकंड तीसरे हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बीच में ही होगा, मतलब जैसे 50 और 0 का बीच में मिड लिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहाँ आ जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है? सर यस हाँ जी। सर फॉरवर्ड रिएक्शन में जो मतलब कंसंट्रेशन है वो C प्लस D पे मूव कर रही है, हाई जी कंसंट्रेशन बिल्कुल टू लो कंसंट्रेशन। बट एक टाइम ऐसा जी। आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, तो फिर उसमें रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा होगा कोई। नहीं, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगी बेटा, ध्यान रखें। यहाँ पे मैं ये बात अभी आपको क्लियर करने ही वाला था कि कंसंट्रेशन इक्वल होगी। मैंने वर्ड नहीं बोला अब तक, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि स्पीड सेम हो जाएगी। जितनी स्पीड से ये जा रहा है उतनी स्पीड से वापस आएगा। पर कंसंट्रेशन सेम का कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक नहीं बोला अपने मुंह से। वो सेम हो भी सकती है, वो सेम नहीं भी हो सकती। ठीक है? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि रिएक्शन होगी नहीं, तो होगी नहीं का नहीं कह सकते आप। स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं बोलोगे, आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलोगे। ये बात हमने अगली लास्ट क्लास में पहले ही फिक्स कर ली थी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे रिएक्शन चल रही है, पर दोनों चल रही है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। क्लियर? यस सर हाँ जी बोलो। सर ये जो ग्राफ बना है, ठीक है, टाइम तक ये जो ग्राफ है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो नीचे आ रही है, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रही है रेट। तो ये जो ग्राफ है हाँ। क्या ये सिमेट्रिक होगा? नहीं, सिमेट्रिक वही अभी बच्चे ने बोला ना, दिशा ने, कि क्या ये बीचों बीच आएगा? नहीं बेटा, हो सकता है यहाँ पे हो, ऐसा हो, जैसे ये यहाँ आए और ये यहाँ से आया हो, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है सर, ओके। ओके, बहुत अच्छा लगा नवीन, तुम आ गए। ठीक है, आज तुम लोग आए नहीं तीनों के तीनों, आज तुमने बहुत टॉपिक मिस कर दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से थोड़ा अरे कंटिन्यू सर कर बस सकते। कहीं गए थे इसलिए रह गया। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बिलाल कुणाल कुमार तुम्हारा रीजन नहीं है, जल्दी रीजन करो फिर हम आगे बढ़े। वेरी गुड, चलिए अब बढ़ते हैं आगे बेटा। अब मैं आपको ये दिखा रहा था रिएक्शन में, ध्यान से देखिएगा फिर से एक और चीज। जैसे अभी एक बच्चे ने टोका और मैं उसी पे आगे बात करने जा रहा हूँ, C प्लस डी। बेटा ध्यान से सुनना, मान के चलो कि शुरुआत में इसकी कंसेंट्रेशन है 10 और 10। अब वो कंसेंट्रेशन मोलारिटी कुछ भी हो सकती है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, दुनिया भर की चीजें हैं। पर हम लोग यहाँ पे मोलारिटी में डील करते हैं, मोलारिटी में। तो अभी हम मोलारिटी लेके चल रहे हैं। शुरुआत में इसकी तो कंसेंट्रेशन इतनी रहेगी, ये रहेगा 0 और 0। क्लियर? अब सुनना क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम हो सकता है कि एट इक्विलिब्रियम ये 10 से बेटा 6 आ जाए, और ये भी 10 से बेटा 6 आ जाए, और ये हो जाए 4 और 4। सर ऐसे कैसे कह रहे हो आप? ध्यान से सुनना बेटा, अगर इसमें से 4 कम हो गया, -4, तो ध्यान से देखिए, एक ए के साथ एक बी रिएक्शन कर रहा है। याद करो स्टोइकियोमेट्री, एक ए के साथ एक बी रिएक्शन कर रहा है। तो अगर इसके 4 कम हुए हैं तो इसके भी तो 4 ही कम होंगे, तो इसीलिए इसके भी 4 कम होंगे। दूसरी बात, एक ए जाता तो एक सी बनाता। याद करो स्टोइकियोमेट्री में कराया था, एक ए जाएगा तो एक सी बनेगा। तो अगर 4 गया है तो यहाँ पे सी कितना बनेगा? 4 ही बनेगा। अच्छा, एक ए से एक डी बनता तो 4 से 4 बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इसके अलावा हो सकता था कि ये 5 5 5 और 5 हो जाए, या फिर ये भी हो सकता था
कि ये 4 4 6 और 6 हो जाए। तीनों सर- केसेस पॉसिबल हैं। हाँ बेटा, सर एक डाउट है सर, आपने बोला एट इक्विलिब्रियम 6 6 4 4, तो सर वो तो इक्विलिब्रियम में हुआ ही नहीं। बेटा वही आप लोगों ने इक्विलिब्रियम का दिमाग में बिठा लिया है कि इक्विलिब्रियम मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल्स, जबकि मैंने ऐसा बोला ही नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कि जितनी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा उतनी जल्दी जल्दी रिएक्टेंट बनेगा। मैंने कभी ये नहीं बोला कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। आप वही दिमाग में बिठा के बैठे हो, इसलिए सभी बच्चों को ये सही लग रहा होगा और ये हजम करने में दिक्कत हो रही होगी। तो थोड़ा बेटा थोड़ा सा हजम करो कि सर समय इनिशियल के वाला जो साथ- है, इनिशियल पॉइंट, वो भी इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, हाँ। मतलब एक कंडीशन पे, कभी एक टाइम पे। नहीं बेटा, रिएक्शन तो शुरुआत करिए ना आपने, अभी तो आपने रिएक्टेंट डाला है, तो रिएक्शन करेंगे तब जाके इक्विलिब्रियम में आएगा ना। शुरुआत में कैसे इक्विलिब्रियम में रख दोगे? ओके सर। ठीक है, तो ये समय मतलब कहने का मतलब ये है कि विद टाइम ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। आपको लगेगा कि 6 और 6 रिएक्शन करके वहां जाएंगे, लेकिन तुरंत वहां से वापस भी आ जाएंगे। तो विद टाइम 6 6 4 4 यही रेशो रहेगा। आप नोटिस कर रहे हो कि 6 6 4 4 हमेशा ये मिलेगा। हो सकता है ये वाला मिल जाए, हो सकता है ये वाला मिल जाए, तीनों हो सकते हैं बेटा, लेकिन ये हमेशा बराबर रहेगा। इसमें कोई कम ज्यादा नहीं हो सकता, दोनों स्पीड सेम रहेंगी। इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चल सकता है। ये रेशो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं इसके हिसाब से ग्राफ बना रहा हूँ, फिर इसके हिसाब से ग्राफ बनाऊंगा, फिर इसके हिसाब से ग्राफ बनाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे से तो ग्राफ ये- बना रहे हैं। सर तो आपने जो हाँ डाटा बेटा, लिखा है बोलो। 6644, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। नहीं बेटा, ये कंसेंट्रेशन है जो बच गई है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन तो बराबर होता। यस सर आपने लास्ट क्लास में बोला था कि जो स्पीड ये ए और बी की फॉर्मेशन और सी और डी की फॉर्मेशन है वो इक्वल नहीं होगी, क्योंकि सी और डी तुरंत ही ए और बी नहीं बनाएगा, और हाँ, अभी हाँ, आप कह बिल्कुल। रहे हो कि वो, मुझे डिफरेंस क्या समझा दो अभी? प्लीज। अभी आप नहीं, बोल मैंने रहे हो ही कि बोला सेम था। रहेगा, तुरंत नहीं जाएगा तो नहीं, तुरंत देखो ही वो बना। नहीं, तुरंत नहीं जाएगा, तुरंत नहीं बनाएगा। देखो ए और बी पहले 10 10 थे, 10 10 थे, तो थोड़ा सा रिएक्शन करा, थोड़ा सी और डी बना, यानी ये 9 और 9 हुआ, ये 1 और 1 हुआ, फिर ये 8 और 8 हुआ, ये 2 और 2 हुआ, फिर ये 7 और 7 हुआ, ये 3 और 3 हुआ, फिर ये 6 और 6 हुआ, और ये 4 और 4 हुआ। अब ये सफिशिएंट हो गया अमाउंट में। मतलब बेटा सी और डी के मिलने की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी। ऐसा नहीं कि आपने एक एक सी और डी बनाया और तुरंत रिएक्शन करके ए और बी बन गया, तो फिर सी और डी तो कभी बन ही नहीं पाएगा। जैसे ही तुम ए और बी बनाओगे, सी और डी तुरंत करके वापस आ जाएगा। नहीं, सी और डी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि जब ये 4 और 4 होंगे तभी रिएक्शन करेंगे। तो अब ये 4 4 हो चुके हैं, अभी रिएक्शन के लिए तैयार है। जैसे ही तुम ये रिएक्शन करके आगे भेजोगे, ये तुरंत वापस भेज देंगे रिएक्शन होके। जैसे ही इनको रिएक्शन करा के आगे भेजोगे, ये तुरंत तो वापस सर भेज जब देंगे। ये समझाना रिएक्ट करेंगे चाहता हूँ। तब वहां पे ए और बी की जगह 7 और 7 आ जाएगा ना। 6 अगर ये सी हाँ बिल्कुल, अगर ये वापस जाएंगे तो 7 7 हो जाएगा, ये 3 3 हो जाएगा। समझ। लेकिन ये 7 7 पर रहना नहीं चाहते, तुरंत रिएक्शन करके अपने आप को 6 6 बनाएंगे, 4 4 4 और 4 पे ये तुरंत अभी एक react लूप, नहीं ये करेंगे। लूप 4 और 4 और 4 पे कर रहे होंगे, 4 और 4 चारों कर करेंगे, रहे होंगे फिर बिल्कुल। एक पेयर करेगा। हे भगवान, सारे करेंगे, सारे करेंगे। 6 और 6 करके ये बना रहे होंगे, 4 और 4 करके ये बना रहे होंगे। ठीक है सर। दस जो यहाँ पे चल। रेशियो चेंज नहीं होगा, 6644 ही रहेगा इक्विलिब्रियम पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि रिएक्शन रुक गई है, रिएक्शन चल रही है। ये 6 और 6 कम होंगे, ये बनाएंगे, लेकिन तुरंत उतनी स्पीड से आपको 4 और 4 रिएक्शन करके ये बना देंगे। तो आपको लगेगा ही नहीं कि 6 और 6 चेंज भी हो रहे हैं समय के साथ। ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन तुरंत वापस। जैसे ये बढ़ाया तुरंत वापस, जैसे ये बढ़ाया तुरंत वापस। सेम स्पीड हो गई है, सेम स्पीड। तो ये समय के साथ कांस्टेंट हो जाएंगे। 6644, या फिर हो सकता है ये रेशो आ जाए, या फिर हो सकता है ये रेशो आ जाए। तीनों रेशो आने के चांसेस हैं। अब आगे सुनो, ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन का ग्राफ बना रहा हूं। अगर मैं इसके हिसाब से बनाऊं तो शुरुआत में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है जब 0 समय होगा।
जब ये 0 समय है, 0 यहाँ पे 0 समय है, तो शुरुआत में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ये रहा रिएक्टेंट R, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम मतलब 0, तो ये रहा प्रोडक्ट। अब समय के साथ रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो देखो ये लो ऐसा हो गया ग्राफ। क्यों सर? ये वैल्यू कितनी है? 6,6 वाली, ए 6, और ये वैल्यू कौन सी है? 4,4 वाली, ये 4। आराम से देख लो, लाइनें कांस्टेंट हो जाएंगी, चेंज नहीं होंगी, समय के साथ वो 6 ही रहेगा रिएक्टेंट, समय के साथ प्रोडक्ट 4 ही रहेगा। पर दोनों इक्वस हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, वो इसमें हो जाएगा, इसमें तो नहीं हुए इक्वस टू। अच्छा इसका ग्राफ देखो, बहुत आसान है। ये टाइम लिया, रिएक्टेंट यहां से प्रोडक्ट चालू करोगे ऐसे और ऐसे मिक्स हो गए, पीछे चलोगे तो ये 5-5 मिलेगा आपको। इस वाले पॉइंट पे क्या है? सब 5-5 है सारे के सारे। ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, ये है वो ग्राफ। पर बच्चा क्या सोचता है? बच्चा रेट और ये वाला ग्राफ इक्वल टू मान लेता है हमेशा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ इसका हमेशा ऐसे रहेगा, रेट वाले का फिक्स है बेटा लॉजिक, ये तो फिक्स है, ये रूल फिक्स है कि रेट बराबर रहेंगे दोनों, पर कंसंट्रेशन बराबर रहेगी ये मैंने कभी नहीं कहा। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी ये बोला था, कांस्टेंट मतलब फिक्स, चेंज नहीं होगी समय के साथ, पर इक्वल टू हो जाएगी ये कभी नहीं बोला था। इसका ग्राफ कैसा होगा? टाइम, कंसंट्रेशन ऐसे, इसका ऐसे, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया 6,6, ये हो गया 4,4, देखो यहाँ 4 है, ये देखो यहाँ 6। आराम से देख लो, समय के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 6 हो जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 हो जाएगी। वो रिएक्टेंट का 4 नीचे आ गया, प्रोडक्ट का 6 ऊपर चला गया, क्रॉस कर। तीनों ग्राफ आ गए हैं, तीनों आ गई है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ आ गया हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। सर अपनी लिस्ट का नाम बता आने क्या वाला था? है, थोड़ी देर में आएगा तब बताएंगे दोबारा से। नवीन ये पिछला ही चल रहा है, तुमने मेरे ख्याल से हाँ सब पढ़ा सर, हुआ पढ़ा है हुआ बेटा, है। शायद ये तो तुमने पढ़ा हुआ है सारा। चलिए बेटा, मिटा रहा हूँ बेटा स्क्रीन। रेज हैंड नहीं करा आप लोगों ने, रेज हैंड कर दो थोड़ा। अभी आप लोगों को थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा कि बच्चे जो है बीच में डाउट्स ज्यादा पूछ रहे हैं, बेफिक्र रहो, कुछ देर बाद डाउट सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट था जो बच्चों ने अपने आप को क्लियर कर लिया पूछ के कि सर इक्वल टू होगा कि नहीं होगा। इसके बाद आपको डाउट नहीं उठेंगे। इसके बाद बस एक प्रॉब्लम आएगी, आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, जिसकी मैथ्स कमजोर हो गई है वो गया, बाकी कर लेंगे। और मेरे पास मुझे तो लग रहा है यहाँ सारे बच्चे जिनका नाम मैं देख पा रहा हूँ, बायो वाले बहुत सारे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, बस इतना ही कह सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो मिटा रहा हूँ से। सबका रीजन आ चुका था, वेरी गुड वेरी गुड। ये ग्राफ थे कुछ, ये ग्राफ एज इट इज पेपर में पूछे जाएंगे, एज इट इज, तो ध्यान से करिएगा इनको, ठीक है। चलो अब बेटा पीडीएफ के ना पेज नंबर 5 पे, पीडीएफ के पेज नंबर 5 पे आपको एक हेडिंग मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसे करके मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्या मतलब 4-5 पॉइंट्स हैं, मैं लिखूंगा नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैं एज इट इज बोल देता हूँ पढ़ के और हिंदी में यही समझा देता हूँ। आप कल पढ़ के आना तो मुझसे पूछ लेना अगर कोई समझ ना आया हो तो, या मैं अभी आपको टाइम दे दूंगा कि बेटा पढ़ के आओ तो पूछ लेना। जैसे पहला लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन ओनली बी अचीव्ड इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल। तो पहली कंडीशन क्या है इसकी, कि रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, ये तो हमें पता ही है, और बर्तन कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी हो पाएगा, वरना गैसेस उड़ जाएंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम रीच कैसे होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम हमें पता कैसे चलेगा कि ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ गई, तो हमें पता चलेगा कलर से, हमें पता चलेगा प्रेशर से, हमें पता चलेगा डेंसिटी से, कंसेंट्रेशन से, एक्सेट्रा। ये बात भी हमने कल ही क्लियर कर ली थी बेटा सारी, मुझे याद आ रहा, मैंने कल सब बता दिया था। तीसरी कंडीशन मतलब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप किसी भी साइड से रिएक्शन को स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम उतने ही समय पे आएगा। मतलब अगर आपने ये करा A + B C + D और मान लो ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, इक्विलिब्रियम टाइम है इसका लेट इट बी 2 आवर, तो बेटा अगर उतनी ही कंसंट्रेशन के साथ C और D को चालू करते तो ये भी आपका
2 घंटे पे ही आएगा, उतना ही इक्विलिब्रियम टाइम लगेगा, सेम इक्विलिब्रियम आएगा, ये कहना चाह रहा है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कहीं से भी स्टार्ट करो उतने समय पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद एक पॉइंट है चौथा, जो कि अभी नबी कह रहे थे कि अगर आपको इक्विलिब्रियम टाइम को शॉर्ट करना है, शॉर्ट, तो आप कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट यूज, ये क्या होता है सर कैटलिस्ट? बेटा कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल है या ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा कंपाउंड है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, कैटलिस्ट दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होगा नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ा देगा, जो रिएक्शन 2 घंटे में होती थी वो 15 मिनट में हो जाएगी, जो 4 दिन में होती थी वो 10 सेकेंड्स में हो जाएगी। ऐसे ऐसे कैटलिस्ट हैं। ठीक है, तो उनको कहोगे पॉजिटिव। नेगेटिव कौन है? जो स्पीड को घटा देते हैं। अब घटाने का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? क्यों सर हम घटा क्यों रहे हैं? बेटा कई बार क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ना मिली माइक्रो सेकेंड्स में हो जाएंगी, तो आप जब तक पेन लेके ऐसे उनके बारे में लिखना भाई रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, हमें उनके बारे में डाटा भी तो चाहिए। तो जैसे आप डाटा लिखने जाओगे, जब तक आप पेन यहाँ पे लाओगे तब तक तो रिएक्शन खत्म हो चुकी है, तो आपने लिख ही नहीं पाओगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप उस रिएक्शन को स्लो करते हो कि भाई थम जा, धीरे धीरे हो, ताकि तेरी ऑब्जर्वेशन में लिख पाऊं। तो उस केस में नेगेटिव कैटलिस्ट। तो अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं तो टाइम आपका शॉर्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वही स्टेट में आएगा। जैसे 6644 आया था ना, या 5555 आया था, या 4466 आया था, आएगा वही, बस जल्दी आ जाएगा। जैसे इसका ग्राफ देखो, फिर ऐसा आ जाता है, ये टाइम था और ये रेट था। याद करो, रेट ऐसे मर्ज हो जाता था, एक ऐसी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये आ गया टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर आपने कैटलिस्ट यूज किया होता ना, तो ये ऐसे हो जाता, ए यहाँ पे ये रहा टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देख लो, एक्सिस पे इधर जाने पे टाइम बढ़ता है। ये देखो, ये है विद कैटलिस्ट, और ये है विदाउट कैटलिस्ट। तो इस प्रकार से बच्चों कैटलिस्ट यूज करोगे तो जल्दी आ जाएगा इक्विलिब्रियम, आएगा उसी रेशियो पे 6-6-4-4 वाले पे। ठीक है, आराम से ध्यान सुन लो, वरना बच्चा फिर गड़बड़ करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो आपने यूज किया है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, वो सिर्फ समय जल्दी करेगा, रेशियो को चेंज नहीं करेगा। 6644 आ रहा था तो वैसा ही आएगा, बस जल्दी आ जाएगा। ठीक, इसके बाद पांचवा जो मैं देख पा रहा हूं, इट इज डायनेमिक इन नेचर। पांचवा लिखा है डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मतलब भैया चल रहा है, चलता फिरता इक्विलिब्रियम है, यानी फॉरवर्ड भी चल रहा है, बैकवर्ड भी चल रहा है ना। डायनेमिक मतलब क्या है कि दो प्रोसेस गोइंग ऑन, दो प्रोसेस जारी हैं, वो भी सेम स्पीड से। और वो प्रोसेस कौन कौन से बेटा? तो एक प्रोसेस है फॉरवर्ड रिएक्शन का, एक प्रोसेस है बैकवर्ड रिएक्शन का, और दोनों बराबर चल रहे हैं। ये डायनेमिक का मतलब हमने बता दिया। बस यही 5 प्रॉपर्टी हैं, और मुझे लगता है कि मैं क्लियर हूं चीजों को लेकर। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। सर हाँ जी बेटा, सर मैं बोलो। यही पूछा था, जैसे आपने नेगेटिव कैटलिस्ट को बताया था ना, नेगेटिव कैटलिस्ट को पॉइजन कहते हैं, वैसे ही पॉजिटिव कैटलिस्ट को क्या कहते हैं? नहीं देखो, वो अलग चीज थी बेटा। वो ये था कि पॉजिटिव कैटलिस्ट की पावर बढ़ाने के लिए एक बंदा और यूज करते हैं, जिसका नाम है प्रमोटर। और नेगेटिव के पावर को और कम करने के लिए एक यूज होता है जिसका नाम है पॉइजन। ये है, ये बताया था। ओके सर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप प्रमोटर ये यूज कर रहे हो निकल। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट यूज कर रहे हो निकल। अब निकल पे क्या होगा, आपको याद होगा, इथीन का मॉलिक्यूल। बच्चों सुन लो, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं लेकिन काम की चीज है। H2 गैस, याद करो, आप इथीन में H2 गैस हाइड्रोजनेशन कराते थे निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, जिसमें से आप प्लेटिनम नहीं यूज करोगे क्योंकि वो मैं करूंगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ निकल और पैलेडियम जो सस्ता मिलता है मार्केट में वो यूज करते थे। याद आ रहा है? रेज योर हैंड। यहाँ सर आपकी वो रिएक्शन याद आ गई हमें जल्दी, जिसमें एक H यहाँ चिपकता था और एक H यहाँ चिपकता था। रेज योर हैंड। हाइड्रोकार्बन में थी। हाँ, हाइड्रोकार्बन में था। रेज योर हैंड। सिर्फ 8 रेज हैंड आए हैं, बाकी भूल गए सब बच्चे। कम ऑन 11 बच्चे, 12 बच्चे। अभिरूप तुमने तो पढ़ा भी नहीं है अभी हाइड्रोकार्बन। अच्छा हाँ सॉरी, अभिरूप तुमने ही पढ़ लिया। ठीक है, भूल गया मैं, पढ़ा के मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, ओके, सभी के रेज हैंड आ गए, बस बिलाल के नहीं आया, कोई बात नहीं।
सर मैंने नहीं पढ़ा है फॉरवर्ड। ओके बेटा okay. तो यहाँ पे देखो नबील को समझा रहा था, नबील ही भाग गया। तो मैं ये बता रहा था बच्चों, प्रमोटर में क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये निकल पे ये आके बैठ जाएगा और फिर यहाँ पे बकायदा ये कैटलिस्ट है ना, यहाँ पे दोनों आके बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे बैठेगा ए, है ना, इसको मैं ए बोल रहा हूँ इस मॉलिक्यूल को, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आके बी बैठेगा, फिर दोनों बातचीत करेंगे। हाँ भाई ठीक है, हम बॉन्ड तोड़ते हैं, तुम हमारा एक एक में एच जोड़ लो, बढ़िया इथेन बनेंगे, राज करेंगे, दुनिया पे स्टेबल हो जाएंगे, राज करेंगे। तो ए और बी बातचीत करते हैं और फिर अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये निकल क्या है, एक सरफेस की तरह प्रोवाइड कर रहा है इनको, वरना ये गैस है बेटा, गैस कहाँ हवा में टकराती फिरेंगी, तो सरफेस मिल जाएगा तो बढ़िया से बातचीत होगी। तो ये कैटलिस्ट ऐसे काम करता है। अच्छा, प्रमोटर क्या होगा, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने निकल ऐसे पड़ा हुआ था, पुराना निकल कहीं पड़ा हुआ था कोने में कचरे के फॉर्म में, तुम वहां से उठा लाए, तो निकल जब वहां पे पड़ा हुआ था तो इस पर पहले से ही कई सारे गैस मॉलिक्यूल ऐसे बैठे होंगे, पहले से कई सारे गैस मॉलिक्यूल गंदगी बैठी हो, तो आप क्या यूज करोगे, प्रमोटर। प्रमोटर क्या करेगा, इस गंदगी को हटा देगा, गंदगी को हटा देगा तो निकल एकदम ताजा ताजा तैयार। तो प्रमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट की पावर को और बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, इस तरीके से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब आ रहा है मेन चीज जिससे आपके न्यूमेरिकल का पार्ट शुरू हो जाएगा। प्लीज फोकस करिएगा वरना न्यूमेरिकल चले जाएंगे बेटा सारे। एक दो फॉर्मूले चैप्टर में, बस 2-3 फॉर्मूले में कम से कम 150 क्वेश्चन है आपकी किताब में, 150 क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, बस 2-3 फॉर्मूले हैं। यकीन नहीं होता, बस मेरे साथ बने रहिए, आपको भी दिखा देता हूं, देखते जाओ। अब आ जाओ, अगला टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, यहीं से न्यूमेरिकल का पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक, अब देखिए मास एक्शन जो बेसिकली है वर्ड, बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज है। एक्टिव मास अभी आप पढ़ोगे, एक्टिव मास कहीं लिखा है, कहीं मास एक्शन लिखा है, तो बेसिकली इसका मीनिंग होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, पहले जमाने में क्या था, साइंटिस्ट लोगों को इतना नॉलेज था नहीं, तो उन्होंने कंसंट्रेशन को मास एक्शन बोल दिया या एक्टिव मास बोल दिया। कंसंट्रेशन को एक्टिव मास, मास एक्शन बोल दिया, लेकिन बेसिकली इसका मीनिंग है कंसंट्रेशन। ठीक, अब इसका इस्तेमाल देखो क्या है, A + B gives C + D। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉरवर्ड रिएक्शन, कोई एक बच्चा, कुणाल माइक ऑन कर लो बेटा, आप ही माइक ऑन कर लो। A and B। A and B, वेरी गुड। तो कुणाल कह रहे हैं कि सर A और B जितने ज्यादा होंगे ना, फॉरवर्ड रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मान लीजिए 100 A है, 100 B है ना, तो A और B फटाफट फटाफट टक्कर मारेंगे और C और D बनाएंगे। मान लीजिए 2 A है, 2 ही B है, तो 2 बार टक्कर होगी, फिर हो जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, A और B की कंसंट्रेशन पे। तो आपको यहाँ लिखना था A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। सर ये क्या लिख रहे हो बेटा, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये है कंसंट्रेशन ऑफ B। आपको जब आप पढ़ोगे ना किताब वगैरह में, तो शायद लिख सकता है एक्टिव मास ऑफ B, ऐसे लिखेगा। तो घबराइएगा मत, एक्टिव मास ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ B एक ही बात है। हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल अगर बात करें तो अलग है मीनिंग, एक्टिव मास कुछ और होता है बेसिकली, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा छोटे हो तो हम लोग आपको सेम बताएंगे। कोई भी टीचर से पढ़ोगे तो सेम ही बताएगा टीचर, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है बेटा, ठीक है। आगे चल के आपको वो भी मीनिंग समझा देंगे। और ये क्या है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ A, जिसके लिए लिखा होगा एक्टिव मास ऑफ A, इस तरीके से लिखा होगा। अच्छा, इस ब्रैकेट से मजाक नहीं, मतलब ये ब्रैकेट आपको ऐसे बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट मत बना देना, ये गलत है। मैं जल्दबाजी के चक्कर में राउंड ब्रैकेट बना सकता हूं, लेकिन आप लोग बच्चे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट ही बने। क्लियर। अब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपको पता है एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम कह देते हैं KF। KF यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर। अब बात करेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। बैकवर्ड रिएक्शन की ये किस पे डिपेंड करती है, C and D। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चा बोल रहा है एकदम पढ़ के आया आज। तो जितने ज्यादा C और D होंगे उतनी जल्दी जल्दी बैकवर्ड रिएक्शन भागेगी। तो ये डिपेंड करती है C की कंसंट्रेशन पे एंड D की कंसंट्रेशन।
फिर यहाँ से भी आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा इस प्रकार से, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी सी डी। और के बी क्या है बेटा, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। आराम से चीजों को देख लो, फिर मैं इसको मर्ज करने जा रहा हूं। अब मलिका आप माइक ऑन करिए, आपका भी ठीक चल रहा है माइक। जी जी सर मैं ये बताओ एट इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है इसमें क्या रिलेशन है एट इक्विलिब्रियम? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉरवर्ड रिएक्शन और Same बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे सेम Same. रहेगा ना? हाँ तो इक्वल्स टू। ठीक है सर। नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड नहीं बोलोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड अलग अलग होता है, समझ इक्वल्स टू बोलोगे कि सर इक्वल्स टू होते हैं। जी सर समझ गए। भाई साहब मलिका माइक